हाय एवरीवन। सो आज हमारा टॉपिक जो है वो होगा गॉस लॉ होएगा। स्पेशली हम गॉस लॉ पे बात करेंगे आज। एंड बट गॉस लॉ से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है, लाइंस ऑफ फोर्स कह लो या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह लो, उसके बारे में देखेंगे। क्योंकि गॉस लॉ जो होता है वो सबसे मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड होता है दैट इज फ्लक्स। ओके, ये फ्लक्स से रिलेटेड होता है। और फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? अपना नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस का मतलब क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज हमने क्यू चार्ज रखा, तो एज आई टोल्ड यू कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो बेसिकली किधर जाती है? इधर जाती है, राइट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो किधर जाएगी? इधर जाएगी। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो इधर जाएगी। तो सिमिलरली हम क्या सोच सकते हैं कि ये जो लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, इन लाइंस को हम इमेजिनरी लाइंस के थ्रू बोल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं और ये लाइंस है, ये जो लाइंस है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें पता है प्लस क्यू चार्ज से हमेशा दूर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो लाइंस होती है इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेगेटिव चार्ज में क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज होती है। तो ये जो लाइंस होती है इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस। ओके, अगर मान लीजिए हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज पास पास में रख देते हैं, तो बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होगी, अब वो जो लाइन है या उसकी जो डायरेक्शन है वो किस हिसाब से होगा? किसी भी पॉइंट पर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आएगा। अकेले प्लस क्यू का इफेक्ट नहीं आएगा, माइनस क्यू का इफेक्ट भी आएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट पे मैं देखूं तो प्लस क्यू से इस पॉइंट पे मिलाएंगे तो इधर जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और जो माइनस क्यू है उसके लिए हमें पता है टुवर्ड्स द माइनस क्यू, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, करेक्ट। सो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं बीच में कहीं पर होगा। सो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे नहीं ड्रॉ होगी, ऐसे नहीं ड्रॉ होगी, बल्कि ऐसे ड्रॉ होगी। तो इस वजह से अगर हम प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को रखते हैं तो हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन थी उस लाइन का शेप जो है वो चेंज हो जाता है। और वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि दोनों चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। सो कंबाइंड इफेक्ट की वजह से हमेशा ध्यान रखना, प्लस क्यू से लाइन निकलती है और माइनस क्यू की तरफ जाती है। सो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो बन जाती है। ये पिक्चर आपको डायरेक्टली याद रखनी है क्योंकि इसी से हमें यहाँ पर ये आगे जाके इस तरह से जा सकती है और माइनस क्यू की तरफ आएगी। ये देखिए, इस तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, अगर कोई प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस पास पास में रखे हैं तो उनकी लाइनें कुछ इस तरह से आपके पास हो जाती हैं। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू इन दैट सिचुएशन। ये हमें समझ में आ चुका है। तो इस तरह से खैर आपको डायरेक्टली याद रखना है, लेकिन इस लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ये लाइन रियल में नहीं होती है, बल्कि क्या होती है? ये इमेजिनरी लाइन्स होती है। यानी कि ये लाइंस हम इमेजिन करते हैं, ये वहां पर रियल लाइंस नहीं होती है, ठीक है। कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, इसका क्या मतलब है? कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। एज यू कैन सी इस पिक्चर में देखो, कोई भी दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। क्यों नहीं करेगी? एक्चुअल में होता क्या है कि अगर कहीं पे आपको कोई भी लाइन दी हुई है, सपोज मैं कहूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, तो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्पर्श रेखा जिसे बोलते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो जो टेंजेंट होगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इस दूसरे वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। अगर ये आगे और कर्व होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने से मिलती है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने दो लाइनों को क्रॉस करवा दिया, ऐसे एक लाइन हो गई और दूसरी लाइन ऐसे हो गई, तो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है इनका, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पर टेंजेंट ऐसे भी खींची जा सकती है और इस पर टेंजेंट ऐसे भी खींची जा सकती है। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो गई, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। कैन नेवर मेक क्लोज लूप्स, क्लोज्ड लूप्स। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि जो पॉजिटिव क्यू चार्ज होता है हमारे पास वो क्या होता है?
प्लस क्यू चार्ज जो है उससे हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो ये लाइन इन्फिनिटी पे जाती जाएगी। ये लाइन कहाँ पे जाएगी? इन्फिनिटी पे। सो ऑब्वियसली ये कभी क्लोज लूप बनाएगी नहीं, क्योंकि प्लस क्यू से हमेशा दूर होगी। कभी भी क्लोज लूप बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? कि प्लस क्यू से जनरेट होके वापस वहीं पर आ जाए, लेकिन वो प्लस क्यू की तरफ तो आएगी नहीं, वो तो आपके पास प्लस क्यू से दूर होती जाएगी। सिमिलरली अगर माइनस क्यू है तो वो इन्फिनिटी से शुरू होके और माइनस क्यू की तरफ आएगी, लेकिन क्लोज लूप बनाने के लिए उसे वापस इन्फिनिटी पे जाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं जाएगी, इसलिए आपके पास कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ओके, नाउ अगर आपके पास एक पॉइंट और है कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो आपके पास वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस नहीं होगी, नो लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो लाइंस कैसे इमेजिन करोगे वहां पे? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि अगर कहीं पे किसी एक पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है उनका नंबर ज्यादा है, और किसी दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस का नंबर कम है, तो ज्यादा नंबर का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे, और कम नंबर का मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो आपको जो नंबर ऑफ लाइंस होती है, वो नंबर ऑफ लाइंस जो होती है वो इंटेंसिटी की उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती है, इंटेंसिटी बताती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सपोज ये एक एरिया आप लिया है, एंड दिस इज यूनिट एरिया। हमेशा हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होती है उनके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस होगी उनके परपेंडिकुलर आपको एक एरिया रखना है, और वो एरिया कितना होना चाहिए? यूनिट एरिया होना चाहिए। और अब उस एरिया में से देखो कितनी लाइनें पास हो रही है, तो सपोज मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, तो इस एरिया से कितनी लाइंस पास हो रही है? 3। ये फोर्थ और फिफ्थ वाली लाइन जो है वो इस एरिया के बाहर से गुजर रही है, सो वी विल नॉट काउंट इट। ओके, 3 लाइनें यहाँ पर पास हो रही है। सिमिलरली ये ए पॉइंट पे रखा मैंने, बी पॉइंट पे भी अपन क्या करेंगे? यूनिट एरिया ही रखेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। सो एज यू कैन सी सिर्फ एक लाइन यहाँ पर पास हुई है, यहाँ पे एक। सो अगर आपसे पूछा जाए कि ए एंड बी में से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ पर कम है, सो यू विल से ई ए इज ग्रेटर देन ई बी, क्योंकि यूनिट एरिया में से ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस ए केस में पास हो रही है, बी में कम पास हो रही है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे होगा, बी पॉइंट पे नहीं होगा। और हमेशा लास्ट पॉइंट तो है कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे एंड होती है। तो ये जो लाइंस होती है ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव चार्ज से और एंड होती है नेगेटिव चार्ज पे। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, सो ये कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में डेटा था, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शंस देखे और उनमें से आपको करेक्ट चूज करना है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास फ्लक्स पे। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को फाई से, और फ्लक्स क्या बताता है आपको? ये फ्लक्स बताता है किसी गिवन एरिया से, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप कोई एरिया प्लेस कर देते हो तो उस एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स गुजर जाती है, वो नंबर ऑफ लाइंस जो है वही रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को। हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है। फ्लक्स का फॉर्मूला आपके पास होता है ई डॉट डी ए ले लो या डी एस ले लो, डी ए इज सरफेस एलिमेंट, राइट। तो सपोज आपके पास ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपने यहाँ पर ये कोई एरिया प्लेस कर दिया, ठीक है, दिस इज डी ए एलिमेंट, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें गुजर रही है। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके और पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करना, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया, और ऐसे ही एक छोटे एरिया से मान लीजिए कुछ फ्लक्स गुजर जाता है, तो पूरे एरिया से कैलकुलेट करने के लिए हमने इंटीग्रेशन लगाया है। डेरिवेशन वगैरह पे हमें नहीं जाना है, डायरेक्टली बस फॉर्मूला ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो मल्टीप्लीकेशन सिंपल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बल्कि डॉट प्रोडक्ट है। सो आपको ये चीज इसके लिए पता होनी चाहिए कि कोई भी जो एरिया होता है उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लिया जाता है, मतलब जो उसका प्लेन होगा उस प्लेन के हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन में या फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही उसका आपको वेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, और उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी भी एंगल पे हो सकती है, और इस ई एंड ए के बीच में अगर एंगल थीटा है तो जो आपका फ्लक्स होगा वो कितना होगा? ई डी ए कॉस थीटा, और हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन, सो दैट वी विल गेट टोटल फ्लक्स। ओके, फ्लक्स के बारे में है एक चीज की ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट, वो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा।
क्योंकि अगर कोई वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट करता है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो हमें मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, फ्लक्स की यूनिट थोड़ी सी देख लो, इसकी यूनिट जो हमारे पास कैसी होगी। सो इस ई की यूनिट हमें पता है कितना होता है, मैं यहाँ पर एक बार डायरेक्टली लेती हूँ, यूनिट इसकी होती है वोल्ट मल्टीप्लाई बाय मीटर। एक तो इसकी ये यूनिट होती है और दूसरी होती है इसकी न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर। दोनों बता देती हूँ कैसे आया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम देख चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमें कितनी मिली थी, वोल्ट पर मीटर एक थी हमारे पास। और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट, ये कितना मिल जाता है आपको, वोल्ट इंटू मीटर। तो एक यूनिट तो आपके पास आ जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक दूसरा यूनिट भी आपको बताया था, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया था, राइट। अच्छा, ये फ्लक्स का आएगा हमारे पास, है ना, फ्लक्स का आएगा। न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया था और एरिया का अभी बताया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। तो दूसरी यूनिट आपके पास कितनी आ गई, ये देखिए, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन पे चलते हैं। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन में भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमने निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमारा पास आया था MLT-3A-1। ये आप देख लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का था। तो अब सिर्फ एरिया को मल्टीप्लाई करना है और एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो डायमेंशन कितनी आ जाएगी इसकी, ML3A-1। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि गॉस लॉ के अंदर सबसे पहले, अभी हमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा है, राइट, अभी हमने क्या नहीं पढ़ा है, गॉस लॉ पढ़ा ही नहीं है। तो गॉस लॉ से पहले आपको ये थोड़ा सा ये देखना है कि एक आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है डायरेक्टली, है ना, फ्लक्स थ्रू डिस्क। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लो एक बार, बस ये एक फॉर्मूला है जो आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन अगेन नॉट इम्पोर्टेंट, आपको डायरेक्टली डिस्क का फॉर्मूला ध्यान रखना है। सपोज आप यहाँ पर कोई क्यू चार्ज रखते हैं और इसके सामने, बिल्कुल सामने आपने एक सर्कुलर डिस्क ले ली है, ठीक है, दिस इज डिस्क। और ये जो क्यू चार्ज है ये बिल्कुल आपके पास यहाँ पे इसके सेंटर पे रखा है, मतलब इसी की एक्सिस पे रखा हुआ है। ओके, इसी की एक्सिस पे रखा हुआ है। सो हमें पता है कि इस क्यू से बहुत सारी लाइनें गुजरेगी, देखो इस तरह से इससे लाइनें गुजरेगी। अब ये जो लाइनें हैं वो तो लेफ्ट हैंड साइड वाली जो लाइनें हैं वो तो इस डिस्क से नहीं गुजर रही है, लेकिन कुछ लाइन जो है वो इस डिस्क से गुजर रही है। तो अगर हमें इसका फ्लक्स पूछा जाए, यानी आपसे ये कह दिया जाए कि कोई डिस्क है, उसके एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज की वजह से डिस्क से कितना फ्लक्स पास होगा। सो ये जो फ्लक्स है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। दिस इज अ वन फॉर्मूला। इसका दूसरा फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, 1 - अगर ये डिस्टेंस मैंने x ली है और सबसे कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट से, एक्सट्रीम पॉइंट से, इसकी रेडियस आपके पास मान लीजिए r है, एंड इफ दिस इज एंगल थीटा, तो आपके पास हो जाएगा cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी x/√x² प्लस r²। ओके, ये दोनों फॉर्मूले जो हैं, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ओके, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि आपके पास थीटा एंगल कैसे लेना है आपको। थीटा एंगल आपको लेना है इस डिस्क के एक्सट्रीम पॉइंट पे, क्यू चार्ज थीटा एंगल बनाता है, ये x डिस्टेंस है और ये आपके पास इसकी r डिस्टेंस है। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, cos थीटा विल बी बेस, बेस कितना आपका x, और ये आपके पास परपेंडिकुलर विच इज x² प्लस r²। तो ये जो cos थीटा है वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर पुट किया है, और ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। हम इस पे रिलेटेड गॉस लॉ के अंदर क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं अभी फॉर्मूला आपको बता दे रही हूँ। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, विच इज गॉस लॉ। उसके लिए ये सारा जो था वो आपके पास क्या था, फाउंडेशन था। गॉस ने ये कहा था कि मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस होना चाहिए, ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट है। शेप उसका कुछ भी हो, कुछ भी शेप हो, लेकिन बस वो क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस होना चाहिए, और ये सरफेस बिल्कुल इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा। सो आपके पास अगर रियल में भी गिवन है तो भी कोई टेंशन नहीं है, अगर रियल में नहीं गिवन है तो वी विल से इमेजिनरी, हम कुछ इमेजिन कर लेंगे सरफेस को। सो अगर आपके पास कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर मान लीजिए कोई चार्ज रखा हुआ है Q,
अब ये चार्ज क्यू जरूरी नहीं है कि इसके सेंटर पे रखा जाए, ये इसमें कहीं से भी आपके पास यहाँ पर चार्ज रखा हुआ हो सकता है, इस पूरे क्लोज सरफेस में कहीं पे भी ये चार्ज हो सकता है, ये यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ अंदर होना चाहिए बस। इस क्यू को, ये वाला जो आपका सरफेस आपने लिया है, ये इसको एनक्लोज करना चाहिए, एनक्लोज करना चाहिए। तो उस सिचुएशन में इस क्यू चार्ज की वजह से इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, इस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, दैट विल बी गिवन बाय क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास क्या है, गॉस लॉ है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको कहीं पर भी लिखी हुई मिल जाएगी। इट इज जस्ट एक्सप्लेन्स कि जो हमारे पास टोटल फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, व्हेन द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज क्यू, देन दैट फ्लक्स इज गिवन बाय क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपको दिया जाएगा और हम जानते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। सो वो आपके पास कितना आ जाता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू ध्यान रखना, ये सिर्फ होगा चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, जो हमारा क्लोज सरफेस है। तो इसके लिए ध्यान रखना, गॉस लॉ जो होता है वो सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। कोई ओपन सरफेस होगा तो आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन सरफेस का मतलब, ये मैं यहाँ पे स्फेयर ना लेके अगर सर्कल ले लूं, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लूं और सर्कल के ऊपर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, तो आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा। इसीलिए अभी डिस्क का फॉर्मूला अलग से बता दिया था, क्योंकि डिस्क जो है वो क्लोज सरफेस नहीं है, वो ओपन सरफेस है। इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डिस्क का अलग से फॉर्मूला पढ़ लिया, और बाकी हम जो क्लोज सरफेस है उनके बारे में बात करते हैं। आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सॉलिड स्फेयर, होलो स्फेयर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, कंडक्टिंग शीट, इन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके फॉर्मूले गॉस लॉ से इजीली डिराइव किए जा सकते हैं, इसलिए हम उनको गॉस लॉ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, गॉस लॉ जो है आपके पास, सबसे पहले गॉस लॉ के बारे में हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चले उससे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ केसेस देखते हैं। ओके, ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास एक स्फेयर लिया है आपने, ओके, दिस इज स्फेयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में इसको इस तरह से रखा है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। सो आपके पास, इसको छोड़ दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं, और इस स्फेयर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस तरह से रख दिया कि इसमें आपके पास Q इज इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर अगर आपके पास चार्ज 0 नहीं है तो इसके लिए जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब है कि हमने क्लोज सरफेस लिया था, लेकिन वो क्लोज, और कुछ क्लोज सरफेस को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा है। ये देखो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने उस सरफेस को रखा है, लेकिन उस सरफेस के अंदर हमारा कोई भी चार्ज एनक्लोज्ड अगर नहीं है, नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, 0 होगा। सो आप चाहे कैसा भी, ये मैंने देखो स्फेयर रखा था, अब मैं यहाँ पर सिलेंडर रख देती हूँ। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस तरह से रखा है कि इसके अंदर चार्ज आपके 0 है, तो दोनों ही सिचुएशन में फ्लक्स आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। किससे, गॉस लॉ से, क्योंकि गॉस ने कहा था फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर आपका क्यू 0 हो जाएगा तो आपको फ्लक्स भी क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। देन आपके पास ये है कि अगर मान लीजिए शेप, मैंने कहा था शेप कोई मैटर नहीं करता। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये इस तरह का अजीब सा एक शेप है, लेकिन ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये आपके पास कोई क्लोज सरफेस मैंने लिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर क्यू चार्ज रखा है। सेकंड, मैंने यहाँ पर ये स्फेयर लिया है और यहाँ पर इसके पास चार्ज क्यू रख दिया है। थर्ड, मान लीजिए मैंने एक सिलेंडर लिया है और इस सिलेंडर में मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू रख दिया है। फोर्थ, मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है और इस क्यूब पे मैंने यहाँ पे चार्ज क्यू लिख दिया है। चारों केसेस में अगर आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका ये मतलब है कि जो गॉस लॉ ने कहा था, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करेगा। चारों तरफ से उसको घेरने वाला जो सरफेस है उसका शेप कैसा है, उस शेप पे वो डिपेंड नहीं करता है। एक ध्यान, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चार्ज ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, सिमेट्रिकल बॉडी आप ले लेते हैं जिसके कुछ फेसेस हो, फॉर एग्जांपल क्यूब, क्यूब के आठों फेसेस क्या होते हैं आपके पास, यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, 6 फेस होते हैं क्यूब पे, और वो आपके पास 6 फेसेस क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये देखो, सपोज आपने क्यूब लिया है, ये देखिए क्यूब लिया है,
और मान लीजिए इस क्यूब के यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रखा है। हम जानते हैं इस क्यू से जो लाइनें गुजरती है वो चारों तरफ गुजरती है, चारों तरफ गुजरती है और चारों तरफ इक्वल अमाउंट की जो लाइंस होगी वो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं ये जो फ्लक्स है ये कितने फेसेस से होकर निकलेगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स, और वो कितने फेसेस से होकर जाएगा, 6 फेसेस से। तो 6 फेसेस से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब अगर मैं सिंगल फेज से पूछूं तो सिंगल फेज से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ओके, 6 फेसेस से जाने वाला फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो एक फेज से कितना निकलेगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो एक फेस है ये आपका ध्यान से रखना ओपन सरफेस हुआ है, ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस हमेशा 3 डायमेंशनल होगा और ओपन सरफेस जो है वो 2 डायमेंशन हो सकता है आपके पास। सो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये क्यू रखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ ऐसा ही इमेजिनरी पहले एक क्यूब ले लो, ऐसा क्यूब इमेजिन कर लो जिसके ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाए, सेंटर पे आ जाए। और फिर आपको क्या करना है कि एक फेज से निकालना है। अगर इस क्यूब से जा रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इस ओपन सरफेस से आप पहले इसको क्लोज में कन्वर्ट करो, गॉस लॉ लगाओ और फिर नंबर ऑफ फेसेस से डिवाइड कर दो। सो आपके पास यहाँ पे 6 फेसेस है। अगर मान लीजिए 6 फेसेस ना होते, एन फेसेस वाली कोई बॉडी होती तो एन से ही डिवाइड कर देते, फ्लक्स कितना आ जाता, क्यू अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एन आ जाता। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग शीट जो होती है उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। सो ये वैसे फॉर्मूला याद रख सकते हैं लेकिन इसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग शीट एंड नॉन कंडक्टिंग शीट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, हम ले लेते हैं एक नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट विच इज वेरी लार्ज। ओके, ये आपके पास क्या हो जाएगी, बहुत लार्ज। और ये जो शीट है मान लीजिए हम ले लेते हैं वेरी लार्ज, है ना, ठीक है। सो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट अपन ने ली है मान लीजिए, और उस नॉन कंडक्टिंग शीट के केस में हमें पता करना है कि उसके पास बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो ये देखिए एक शीट अपन ने ली है। ओके, अब नॉन कंडक्टिंग शीट की प्रॉपर्टी होती है, नॉन कंडक्टिंग का मतलब होगा आप अगर इसको कोई चार्ज दोगे तो वो चार्ज वही रहेगा, अपनी मर्जी से वो पूरी शीट पे नहीं फैलेगा। सो सपोज हमने नॉन कंडक्टिंग शीट को यूनिफॉर्मली चार्ज दे दिया, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज हमने जहां दिया है वही है और ये पूरी शीट पर हमने यूनिफॉर्मली फैला रखा है, और हमें चाहिए कि इसके बाहर बिल्कुल पास में इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज देखो ये पॉजिटिव चार्ज स्क्रीन के परपेंडिकुलर देख रहे हैं, इस पॉइंट पी पे निकालते हैं तो इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और इसके बिल्कुल दूसरे साइड में इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो ऐड होके इधर आ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट इसका ऊपर जाएगा और इसका नीचे जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आई, परपेंडिकुलर टू द शीट। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द शीट। अब हमें यहाँ पर सपोज इसको हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है सिग्मा। ओके, हमने इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है, सिग्मा दिया है। सो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालते हैं यूजिंग गॉस लॉ। अब सबसे पहले देखो हमें गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, कोई भी गशियन सरफेस इमेजिनरी इमेजिन करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप का गशियन सरफेस लिया है जो कि पीछे भी जा रहा है, ये देखिए, यानी इसका कुछ हिस्सा जो है वो पीछे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। ये सिलेंडर हमने ऐसा लिया है, एज यू कैन सी ये बिल्कुल इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, शीट को क्रॉस करता हुआ जा रहा है, और जहां पे ये शीट को क्रॉस करेगा वहां पे भी शीट का सर्कुलर पोर्शन जो है वो इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा। ये जो केवल ब्लू कलर का सर्कल है, सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो हमारे सिलेंडर के अंदर आ गया है शीट का, बाकी सारा पोर्शन शीट का बाहर है। तो क्योंकि गॉस ने कहा था कि केवल एनक्लोज चार्ज जो है वही आपको लेना होता है, आपके सरफेस में कितना चार्ज आया है, तो हमारे सरफेस पे यहाँ पर कितना जाएगा, तो टोटल फ्लक्स निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस हमने लिया है ये 3 तरह के सरफेस से मिलकर बना है। एक सरफेस यहाँ है दैट इज S1, और एक सरफेस यहाँ है दैट इज S2, और एक सरफेस ये है कर्व वाला सरफेस विच इज S3।
इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने बात कर ली है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है, तो इस सरफेस S2 पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, और जो S1 है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ होती है, राइट। और S3 सरफेस जो है वो वैसे आपके पास कर्व दिया हुआ है, राइट, हमारे पास यहाँ पे कर्व है, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैरेलल टू द सरफेस ही रहेगी। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स वैसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, हमें फ्लक्स थ्रू S1 प्लस फ्लक्स थ्रू S2 प्लस फ्लक्स थ्रू S3 लेना है, ध्यान रखिएगा। अब जो यहाँ पे S2 और S1 है वो दोनों ही सर्कुलर शेप के हैं, तो दोनों का ही फ्लक्स इक्वल हो जाएगा और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं E मल्टीप्लाई बाय एस प्लस E मल्टीप्लाई बाय एस प्लस, अब देखो हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल आपके पास क्या होना चाहिए, उसका कॉस लेना होता है, कोसाइन। S1 में मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है, वाई, क्योंकि जो S2 एरिया है वो इस तरह का सर्कल बना हुआ है, ये देखो S2 इधर है, तो इसका एरिया किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। तो E वेक्टर डॉट ए वेक्टर आपके पास कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय कॉस 0। ई हमारे पास एज इट इज है, सरफेस को हमने एस से लिया है, और कॉस 0 कितना होता है 1, तो ये ई एस आ चुका है, तो यहाँ पे ई एस आ जाएगा। सिमिलरली S2 पे भी ई एस आ जाएगा, और जो S3 है उस पे आप देखिए, जो सिलेंडर आपने इस तरह से बनाया है उसका जो कर्व सरफेस है, हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर इधर जाएगा, ध्यान रखना, इधर आ जाएगा कर्व सबके, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में है। सो एरिया वेक्टर उधर जा रहा है और ई वेक्टर इधर आ रहा है, एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0, इसलिए ये जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा 0। तो टोटल फ्लक्स आपके पास कितना आ रहा है 2es, राइट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया 2es, जबकि गॉस ने ये कहा था कि ये जो फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। अभी चार्ज एनक्लोज कैसे निकालेंगे, इस पूरे सिलेंडर में शीट का पूरा चार्ज नहीं आया है, बस केवल ये जो सर्कल आपने यहाँ पर लिया है इस जगह इतना सा चार्ज आया है। तो हमें पता है कि अगर इसका एरिया S है, इसका एरिया S है, तो ये जो सर्कल है इसका एरिया भी कितना होगा, S होगा। अब हमें क्या दिया है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, यानी कि आपके पास टोटल एरिया से यूनिट एरिया से, इसका मतलब होता है यूनिट एरिया से कितना चार्ज है, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया में अगर सिग्मा चार्ज है तो एस एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा आपके पास, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज हो जाएगा। सो गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, और गॉस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें मिला है 2es और ये हमें मिला है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ध्यान रखना, नॉन कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बात करें कंडक्टिंग की, ओके, अगर हम बात करें कंडक्टिंग की, कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट में और नॉन कंडक्टिंग में फर्क सिर्फ इतना होता है कि नॉन कंडक्टिंग शीट में आप एक सरफेस इमेजिन कर सकते हो और एक सरफेस को जो चार्ज दोगे वो एक सरफेस पे ही रहेगा, लेकिन कंडक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में। आप कितनी भी पतली शीट ले लो, आप कितनी भी पतली शीट ले लो, उस शीट की कुछ ना कुछ मोटाई जरूर होगी, ये देखिए उस शीट की कुछ ना कुछ मोटाई जो है वो हमारे पास जरूर होगी, ये देखो। तो मैंने यहाँ पर एक शीट बनाई है, ये उसकी थिकनेस है, जिसको आप T टेंस टू 0 बोल सकते हो, मतलब ये बहुत पतली होगी, फिर भी यहाँ पर क्या होगा, दो सरफेस से मिलकर, मतलब एक शीट होती है उसके आगे और पीछे का सरफेस है, तो बीच में कुछ ना कुछ आपके पास कंडक्टिंग, क्योंकि आपने शीट बनाई होगी तो उसकी थिकनेस 0 करने का मतलब तो शीट डिसअपियर हो गई, तो उसकी थिकनेस कुछ ना कुछ होगी। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। ये क्यों होती है, ये हम कंडक्टर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना ध्यान रख लीजिएगा कि जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब
कंडक्टिंग शीट अगर आप लेते हैं तो उसको कितना भी चार्ज दिया जाए, वो चार्ज उसके सरफेस पे बिल्कुल यूनिफॉर्मली फैल जाता है, बिल्कुल यूनिफॉर्मली। तो नॉन कंडक्टर के साथ मेरा क्या, अच्छा अब आप बोलेंगे कि नॉन कंडक्टिंग में भी तो दो थिकनेस होती है, उसके भी तो दो सरफेस होने चाहिए। बिल्कुल, नॉन कंडक्टिंग में भी हमारे पास दो सरफेस होते हैं, लेकिन अगर हम चार्ज केवल आगे वाले सरफेस को देंगे तो वो पीछे वाले पे नहीं जाएगा, वो आगे वाले पे ही रहेगा। तो जब चार्ज एक ही सरफेस पे रह रहा है तो उस शीट का दूसरा सरफेस आप लो चाहे मत लो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कंडक्टिंग शीट में क्या होता है, अगर दो सरफेस है और आपने चार्ज एक सरफेस को दिया है तो वो पीछे वाले सरफेस पे फैल जाता है। तो आप चाह के भी एक सरफेस को चार्ज नहीं रख सकते, वो दूसरे सरफेस पे जाएगा ही जाएगा। इसलिए कंडक्टिंग शीट अब हम बनाएंगे तो हम उसका डायग्राम कुछ ऐसे बनाएंगे। ये देखिए, ये वैसे इतनी मोटाई होती नहीं है इसकी, लेकिन हम इसकी इतनी मोटाई लेके चलेंगे। ये देखिए, कंडक्टिंग शीट अपन ऐसे बनाएंगे सो दैट हमने इसको चार्ज दिया था आगे वाले सरफेस पे, लेकिन अंदर तो चार्ज आएगा नहीं, ये मैंने आगे वाले सरफेस पे बनाया है। और इसके साथ साथ ये चार्ज अपने आप कहाँ फैल गया, पीछे वाले सरफेस पे भी फैल गया और ऊपर भी फैल गया और आपके पास नीचे भी फैल गया। लेकिन हम ऊपर और नीचे के सरफेसेस से फ्लक्स नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो थिकनेस है, देखो ये जो थिकनेस है T टेंस टू 0 कर देंगे। अगर इतना छोटा थिकनेस कर दिया टेंस टू 0, तो ऊपर और नीचे और ये मतलब जितने भी रेक्टेंगल है, यानी ये वाला सरफेस जो कि पीछे वाला सरफेस है, आगे वाला सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस है और नीचे वाला सरफेस है, इन चारों सरफेस की जो डायमेंशन है, इनकी जो मोटाई है, वो इतनी कम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो इसमें से नहीं गुजर सकती। तो ध्यान रखना, अगर गुजरेगी भी तो एक दो गुजरेगी, तो हम उसको अवॉइड कर देंगे। तो ध्यान रखना, इस ये जो इसका आगे वाला ये फ्रंट फ्रंट सरफेस है, इसको पतला करते जाओ, पतला करते जाओ। तो T टेंस टू 0 किया है, तो T टेंस टू 0 करने से ये रेक्टेंगल छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। और ये बिल्कुल जो फ्रंट है वो मैंने इतना बड़ा बनाया है, पर दिखने में ये कैसा है, इतनी सी स्ट्रिप है। अब इतनी सी स्ट्रिप से कितनी लाइनें निकल जाएगी, ना के बराबर निकलेगी। तो हम यहाँ पर जो फ्लक्स कंसीडर करेंगे, अभी भी हम इस आगे वाले सरफेस का और इस पीछे वाले सरफेस का ही कंसीडर करेंगे। लेकिन अब हमारे पास दो सरफेस है यहाँ पे। अब आपके पास दो तरीके हैं, अगर आप वही मेथड यूज करना चाहते हो जो आप कंडक्टर का करना चाह रहे थे, तो आप वैसे कर लो, और आई थिंक आपको वही करना चाहिए। तो मैं ग्रीन कलर से हमारा सिलेंडर बनाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये आगे हमने गशियन सरफेस बनाया ऐसे, और ये बिल्कुल पीछे वाले के बाद में निकलेगा, बिल्कुल ये क्या में निकलेगा। अब मैं कहाँ बनाऊं इसको, ये देखो, ये सिलेंडर है हमारा गशियन सरफेस। तो एज आई टोल्ड यू कि ऊपर और नीचे से तो हमें फ्लक्स लेना ही नहीं है, ऑल्दो ऊपर और नीचे चार्ज है, लेकिन क्योंकि T टेंस टू 0 है तो हमारे पास हम वहां से कोई चार्ज उसका नहीं इनक्लोज कर रहा है। लेकिन आपके पास इधर से फ्लक्स कितना निकलेगा, E इंटू एस, इधर से कितना निकलेगा, E इंटू एस। तो आपके पास टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2E इंटू एस। ये वाला कंसेप्ट जो है वो तो सेम नॉन कंडक्टिंग वाला है। बस आपको यहाँ पर क्या करना है, चार्ज एनक्लोज निकालना है। अब चार्ज एनक्लोज पहले क्या हो रहा था, देखो नॉन कंडक्टिंग में आपने केवल एक सरफेस को चार्ज दिया, तो इसलिए चार्ज कितना आया, सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एस। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक आगे का सरफेस का सर्कल ये रहा और एक पीछे का सर्कल ये रहा, इन दोनों पे चार्ज है, इन दोनों पे चार्ज है और वो इक्वल चार्ज है। तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दो सरफेस बन गए तो डबल चार्ज एनक्लोज हो गया। तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट, एस से एस कैंसिल आउट, और ई की वैल्यू कितनी आ जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और नॉन कंडक्टिंग शीट के पास में होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, ठीक है। सो चलते हैं हम हमारे अब क्वेश्चंस पे। सो एक गॉस लॉ पे अब आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पे नहीं आएंगे, पहले हम आपके पास आएंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। आपको बताना है फ्लक्स थ्रू स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर if the normal of
its plane makes 60-degree angle with x-axis। ओके, हमें ये पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, राइट, और आपको स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, सॉरी स्क्वायर की साइड गिवन है, और उस स्क्वायर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, बिकॉज आपको स्क्वायर दिया है तो आप गॉस लॉ तो भूल जाओ। ओपन सरफेस दिया है ना, ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर आपके पास, क्यूब नहीं दिया है आपको, सिर्फ स्क्वायर दिया है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले वैल्यू देखो, डायरेक्शन देखो, आई कैप है, आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, विच इज इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन में है। स्क्वायर जो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर साइड लेंथ का, उसका जो नॉर्मल है, यानी कि स्क्वायर का जो एरिया वेक्टर है, वो इस एक्स एक्सिस से 60 एंगल पे है। इसका मतलब हो सकता है आपके पास स्क्वायर ऐसे रखा हुआ हो, अगर ऐसे रखा हुआ होगा तो उसका जो नॉर्मल है वो इधर जाएगा, एरिया वेक्टर इधर जाएगा, और ये एंगल अपन को कितना गिवन है, 60 डिग्री एंगल गिवन है, राइट। अब हमें यहाँ पे फ्लक्स निकालना है, तो जो फ्लक्स निकालेंगे उसका फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। फ्लक्स हमारे पास कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, हमें गॉस लॉ नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे क्लोज सरफेस तो है नहीं, और डायरेक्टली ई डॉट ए लगाइए आप। सो ई मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 3 × 10⁻³ एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर है, बट हमें ऐसा यूनिट में करना है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। सो एरिया हो जाएगा 10 × 10⁻², एंड उसका स्क्वायर, एल स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री विच इज 1/2। सो सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। ये हमारे पास फ्लक्स का डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला है। ओके, जस्ट अ मिनट, हाँ, ओके। अब यहाँ पर देखिए हाँ, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है। अब हमारे पास आई टोल्ड यू कि कुछ फॉर्मूले हम डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं, किससे, गॉस लॉ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग और होलो स्फेयर। ये देखो, सबसे पहले हमारे पास इसमें आएगा आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड पॉइंट, इसका मतलब है आर ग्रेटर देन आर। तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है, सपोज हमने एक स्फेयर लिया है, ठीक है, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो स्फेयर को हमने सेम लिखा है। क्यों सेम लिखा है, एक्चुअल में अगर ये सॉलिड स्फेयर है तो भी आप अगर इसको कितना भी चार्ज इसके अंदर डालोगे तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि उसका सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। सो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, और होलो स्फेयर जो है आपका, वो कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी। ध्यान रखना, होलो आप चाहे कंडक्टिंग ले लो एंड चाहे आप नॉन कंडक्टिंग ले लो, लेकिन जो चार्ज आपने इसको दिया है वो इसके सिर्फ सरफेस पे ही रहेगा, मतलब अंदर आपने कोई पॉइंट चार्ज अलग से नहीं रखा है। ध्यान रखना, अंदर आपने कोई अलग से चार्ज नहीं रखा है। सो आपके पास उस कंडीशन में क्या है कि अगर चार्ज केवल सरफेस को, तो चलो इसको अलग से स्टडी कर लेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन होगा, अदरवाइज अभी आपको कंफ्यूजन होगा। अभी मैं इतना बताती हूँ, एक एक करके चलते हैं। हमने एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर लिया, सॉलिड कंडक्टिंग के अंदर मटेरियल होता है, आपने अंदर उसमें चार्ज घुसा दिया, जैसे ही आपने उसमें चार्ज घुसाया सारा चार्ज सरफेस पे आ गया। तो अभी भी सॉलिड कंडक्टिंग के ऊपर जो चार्ज आपने दिया है वो कहाँ पे है, सिर्फ सरफेस पे है। ओके, और ये चार्ज आपने दिया है मान लीजिए क्यू। अब बात करते हैं होलो स्फेयर की। ये लो होलो स्फेयर, होलो स्फेयर में एक बस पतली सी लेयर होती है, बस। तो अगर आपने जो चार्ज दिया है वो सारा का सारा उसकी लेयर के बाहर ही पड़ा रहेगा, उसको जितना भी चार्ज दिया है। सो दैट इज वाई सॉलिड कंडक्टिंग और होलो स्फेयर जो है आपके पास इक्विवेलेंट है। ऐसी सिचुएशन में आउटसाइड पॉइंट पे हम निकालेंगे, तो हमें बिकॉज आउटसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए आपका मेथड क्या होगा, आपको इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, आर है, आपको स्मॉल आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो आर जो है वो बाहर की तरफ लेना है। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे पी, और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी से गुजरता हुआ एक गशियन सरफेस आपको इमेजिन करना है, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल ही होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो बॉडी है वो स्फेरिकल दी हुई है, ठीक है।
तो हमारे पास, और जब सिलेंडर होगा हमारे पास तो हम सिलेंड्रिकल सरफेस ले लेंगे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब ये हमारा गशियन सरफेस हो गया और इस सरफेस के ऊपर हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स हमारे पास है E डॉट ds एंड दैट विल बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड। तो रेड वाला जो पार्ट है उस पे चार्ज है Q और रेड वाला सारा का सारा पार्ट हमारे गशियन सरफेस के अंदर आ गया। तो हमारे गशियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना है हमारे पास, Q चार्ज हमारे पास आ चुका है। तो Q हो जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो E डॉट ds है, अब ध्यान रखना क्योंकि हम जानते हैं E का फॉर्मूला किसी चार्ज की वजह से कितना होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है, सॉरी KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। आर बिल्कुल आपके पास यहाँ जितनी है उतनी ही यहाँ रहेगी, उतनी ही यहाँ रहेगी और उतनी ही यहाँ रहेगी। तो आर सब जगह सेम है, इसका मतलब पी पॉइंट आपका यहाँ हो चाहे पी पॉइंट आपका यहाँ हो चाहे पी पॉइंट आपका यहाँ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। फर्स्ट चीज, ई और डीएस के बीच में एंगल, हमें पता है कि कोई भी स्फेयर होता है या सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, उसके परपेंडिकुलर। और स्फेयर के केस में हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर जो होता है वो रेडियस की डायरेक्शन में ही होता है। तो ये देखो रेडियस, और हमारा आर भी इधर जा रहा था, तो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी हो जाएगी और उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर जा रहा है। तो ये जो थीटा है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा, 0। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है और इंटीग्रेशन डीएस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डीएस क्लोज सरफेस है इसलिए लगा लेते हैं क्लोज। ओके, आई जस्ट फॉरगॉट, ये आपके पास क्लोज सरफेस का ये होता है, तो गॉस लॉ में आपको क्लोज साइन लगाना था, विच आई फॉरगॉट इनिशियली। हमारे पास सबसे शुरुआत में मैंने आपको कहीं नहीं लगाया होगा आई गेस। क्लोज सरफेस का सिंबल जो होता है, हाँ ये देखो क्लोज सरफेस, यहाँ पे क्लोज सरफेस लगेगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ओपन और इस सर्कल का मतलब होता है सरफेस आपके पास क्लोज है। तो ई डॉट डीएस आपके पास हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम जानते हैं जो स्मॉल आर रेडियस का हमारे पास सरफेस एरिया है वो कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इतनी आएगी। अब इनसाइड की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास बात करते हैं एट सरफेस। सरफेस पे क्या हो जाएगा, यानी कि आपने जो लिया है आपका उसी पॉइंट पे आपका पी पॉइंट है और आपको ये लेना है। तो सिंपली जो आर की वैल्यू है ऊपर वाले केस में कैपिटल आर रख दो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। थर्ड आपके पास है इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट जो है उस केस में आर लेस देन आर होगा। ये बड़ा अच्छा है, आपका सारा चार्ज कहाँ पे है, सरफेस पे है। सारा चार्ज आपके पास कैसे है, सरफेस पे है, क्योंकि आपने कंडक्टिंग स्फेयर लिया है। अगर सॉलिड लिया है तो, और होलो लिया है तो भी आपका सारा चार्ज सरफेस पे है, क्योंकि मटेरियल पे ही आपने चार्ज दिया है। तो अंदर आपको निकालना है, तो इस बार गशियन सरफेस क्या लेना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। तो ये गशियन सरफेस हमारा क्या है, ये स्मॉल आर रेडियस का। तो सारा चार्ज तो हमारे सरफेस के बाहर चला गया। तो गॉस ने कहा था कि अगर अंदर चार्ज नहीं है तो क्यू एनक्लोज्ड आपके पास इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, 0। तो आपके पास फ्लक्स जो है मतलब E मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, 0। और यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। तो ये देखिए कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, ये वैलिड है, तीनों जो फॉर्मूले डिराइव किए ये सॉलिड स्फेयर के लिए वैलिड है अगर वो सॉलिड स्फेयर कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, और ये होलो स्फेयर के लिए भी वैलिड है क्योंकि उस होलो स्फेयर में सरफेस चार्ज सारा लेयर पे है, बाहर के लेयर पे। अब हम बात करते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के केस में हमारे पास क्या है कि अगर ये आपने सॉलिड लिया है, तो ध्यान रखना सॉलिड लेंगे हम, सबसे पहले सॉलिड लेना है। तो सॉलिड के अंदर आप अगर अंदर चार्ज घुसाओगे तो वो अंदर ही रहेगा। तो जो चार्ज है वो इस तरह से, इस बार देखो जो चार्ज है वो अंदर फैला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आउटसाइड पॉइंट पे ले लेते हैं। ओके, तो आउटसाइड का मतलब है आर ग्रेटर देन आर, आउटसाइड द स्फीयर। तो क्या करना है आउटसाइड के लिए, गशियन सरफेस ले लो बाहर, ये आर रेडियस का, और यहाँ पर लगा दो गॉस लॉ। तो ई मल्टीप्लाई बाय गशियन सरफेस का एरिया लिया जाता है, ध्यान रखना सरफेस जो एरिया होता है वो गशियन सरफेस का लिया जाता है। चार्ज एनक्लोज कितना है, हमने इसको क्यू चार्ज दिया है तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू वही आ रही है जो आपको प्रीवियस केस में मिला था।
सरफेस पे भी कोई टेंशन नहीं है, सरफेस पे r इज इक्वल टू r हो जाएगा और e की वैल्यू सिंपली आपके पास आ जाएगी q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर। इनसाइड पॉइंट पे थोड़ा सा टेंशन की बात है क्योंकि इस बार क्या है, r लेस देन r में देखो क्या होगा, ये हमारा सरफेस था, सॉरी स्फेयर था और इस तरह से यूनिफॉर्मली उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, किस रेडियस में, r रेडियस में। इस बार चार्ज वॉल्यूम के अंदर है, हमारा गशियन सरफेस हमें अंदर लेना पड़ेगा। ये मैंने रेड कलर से लिया है, ये रहा स्मॉल r का, क्योंकि मुझे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और इसकी रेडियस है r। तो यहाँ पर बिकॉज आपसे गॉस लॉ ये कहता है कि E मल्टीप्लाई बाय 4πr² मस्ट बी इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक्चुअल में आपके पास जो चार्ज है वो कैपिटल R रेडियस के वॉल्यूम में फैला हुआ है, जबकि हमें सिर्फ इतना चाहिए कि रेड स्फेयर के अंदर कितना चार्ज आ रहा है। तो ये देखने के लिए देखो, अगर हम क्या कहते हैं, हमने इसको टोटल चार्ज कितना दिया था, Q, राइट। सो 4/3 कैपिटल R क्यूब जो कि वॉल्यूम है सॉलिड स्फेयर का, तो हमारे पास इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज दिया हुआ है, टोटल Q चार्ज दिया हुआ है। हमें रेड वाले स्फेयर में चाहिए, तो रेड का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³ हो जाएगा। तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, Q अपॉन 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³। सो आपके पास 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो चार्ज आपको मिला है सपोज Q प्राइम, इसके अंदर Q प्राइम चार्ज आ गया है, तो Q प्राइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, QR³ अपॉन R³। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4πr² इज इक्वल्स टू QR³ अपॉन एप्सिलॉन नॉट R³ और E की वैल्यू निकालना है, R² से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा QR अपॉन 4πε0 R³। ओके, सो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इसका एक और फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ये आपके पास चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में भी आ सकता है कि अगर आपको ये नहीं दिया हुआ होता कि 4πr³ में क्यू चार्ज दिया है और अगर आपको यहाँ कहा जाता कि उसकी चार्ज डेंसिटी रो है, तो ध्यान रखना ये रो क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम जिसको वो दिया गया है। सो उस सिचुएशन में आपके पास ये जो फॉर्मूला है, ये वाले फॉर्मूले में यहाँ पर अपन क्या लिखते, यहाँ पर अपन लिखते रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³, क्योंकि ये वाला पार्ट कितना हो जाता, रो हो जाता। सो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला आपको मिलता, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 Q एनक्लोज कितना अपने पास, रो मल्टीप्लाई बाय 4/3 πr³। सो यहाँ से आप देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, R² से R³ कैंसिल आउट और E की वैल्यू आपके पास आ रही है ρr अपॉन 3ε0। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले हैं। ओके, नाउ हम सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। सिलेंड्रिकल लो या वायर लो एक ही बात है, क्योंकि वायर को अगर बड़ा करके जूम करके देखोगे तो वो सिलेंडर जैसा ही दिखता है। सपोज ये वायर है, इसको जूम करके देखोगे तो उसका शेप कैसा दिखेगा, सिलेंडर जैसा ही दिखेगा। तो सिलेंड्रिकल के और वायर के हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं। सो यहाँ पर हम निकालेंगे इनफाइनाइट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो एक लाइन है आपके पास, ये देखो इस तरह से ऊपर भी इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है। इसको हमने लाइन चार्ज है तो कौन सी डेंसिटी दोगे, लैम्डा ही दोगे, करेक्ट। लाइन चार्ज है तो कौन सी देंगे, लैम्डा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं, पहले आउटसाइड पॉइंट पर इसकी रेडियस सपोज करो हमारे पास हाँ, रेडियस लेने की चलो आवश्यकता ही हमें नहीं पड़ेगी। सो हमारे पास आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं। आउटसाइड पॉइंट पे निकालने के लिए ये अंदर से जो लेमडा आपने लिया है, अंदर से जो आपने लेमडा लिया है, उस लेमडा लाइन चार्ज को, तो ये जो लाइन है एज आई टोल्ड यू, अगर इसको जूम करके देखें तो इसका खुद का भी कुछ ना कुछ रेडियस होगी वायर की, राइट। तो सपोज ये जो वायर है हमारी ये लाइन चार्ज है, आगे जा रही है इस तरह से। इसकी खुद की जो रेडियस है, इसकी खुद की रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और हमें आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है जो कि कैपिटल आर से बड़ी है। तो सपोज हमें इस पॉइंट पे निकालना था
जिसकी जो एक्सिस से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। तो हमने क्या किया, हमने गशियन सरफेस, आई टोल्ड यू जब स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन था तो गशियन चार्ज गशियन सरफेस स्फेरिकल लिया है। इस बार सिलेंड्रिकल शेप में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो गशियन सरफेस कैसा लेंगे, सिलेंडर के जैसा लेंगे। तो ये जो रेड वाला पार्ट है हमारे पास, यहां पर बना लेते हैं, ये तो रहा हमारा वायर जिसकी रेडियस है आर, ठीक है। और यहाँ पे ये इसकी एक्सिस है मान लीजिए, हमें आउटसाइड पॉइंट पे निकालना है तो हम क्या करेंगे, गशियन सरफेस लेंगे। और ये हमारा गशियन सरफेस, देखो गशियन सरफेस हमने क्या लिया है, सिलेंड्रिकल शेप का लिया है। गशियन सरफेस हमारा ये रहा, ये हमारा गशियन सरफेस। और इसकी जो डिस्टेंस है वो आर है क्योंकि हमें इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे गशियन सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है। अगर अपन ने इसको यूनिफॉर्म चार्ज दिया है तो हर पॉइंट पे, ये देखो इस तरह से हमने इसको चार्ज दिया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगी, हमें पता ही है। इसका ये मतलब हो गया कि अपर सरफेस जो है, ये अपर सरफेस जो है, अब देखो मैं रेड कलर से यहाँ पर बनाती हूँ, इसका एरिया वेक्टर तो जा रहा है इधर जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। सिमिलरली इसका एरिया वेक्टर जा रहा है इधर जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर। और जो कर्व वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। राइट, ये आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो जो कर्व वाला सरफेस है इस बार हमारा सीधा रखा हुआ है तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा उसके साथ 90 एंगल बनाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके थोड़ा सा बताना चाहूँ तो सिचुएशन ऐसी है कि ये जो कर्व वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कैसी है, वो अंदर वाले डिस्ट्रीब्यूशन से डिसाइड होगी। और अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कुछ इस तरह से है, इस तरह से। इसलिए हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन चार्ज होगा। तो यहाँ पे एरिया निकालोगे तो इसका एरिया जा रहा है ऊपर जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी इधर है और एरिया वेक्टर आपका नीचे है। सो कौन से सरफेसेस से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इस बार जो आपके पास सर्कुलर सरफेस है, यानी कि ये वाला सरफेस S1 है, ये वाला सरफेस S2 है और कर्व वाला S3 है। तो S1 S2 से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा क्योंकि फॉर S1 एंड S2 सिचुएशन ऐसी बन रही है कि थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना आपका 90 डिग्री है, तो कोई फ्लक्स ही पास नहीं होगा। सो फ्लक्स आपका क्या होता है, ई मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। थीटा आपके पास 90 है तो फ्लक्स आ जाएगा 0। लेकिन S3 के लिए, फॉर S3 हमारा जो गशियन सरफेस है वो कौन सा लिया है, स्मॉल आर रेडियस का। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh होता है। तो सपोज आपने जो गशियन सरफेस लिया है उसकी वर्टिकल लेंथ जो है वो कितनी ली है, मान लीजिए L। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E मल्टीप्लाई बाय 2πRL कर उसका सरफेस हो गया। ये आपके पास हो जाएगा E डॉट ds और ये किसके इक्वल होना चाहिए, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए। अब एनक्लोज चार्ज कितना आएगा, तो देखो बिकॉज आपने सिलेंडर के अंदर, हमारा जो गशियन सरफेस है उसके अंदर कितनी लेंथ कवर हो जाती है, ये यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कवर हो जाती है और ये लेंथ कितनी है L। हमें कहा जा रहा है कि यूनिट लेंथ में कितना चार्ज दिया है, लेमडा। तो हमने एल लेंथ का लिया है, एल लेंथ हमारे गशियन सरफेस के अंदर आ चुकी है तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा एल हो जाएगा। सो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, लेमडा एल। सो ई इंटू 2πRL इज इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, लेमडा अपॉन 2πR एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपके पास हो जाएगा। या तो देखो ये फॉर्मूला आपको देखने को मिल सकता है या फिर इसी फॉर्मूले में अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2 लेमडा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 4πR एप्सिलॉन नॉट। और 4πR एप्सिलॉन नॉट में से 4π एप्सिलॉन नॉट को अलग से लिख लो और R को अलग से लिख लो। तो आपके पास 1/4π एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, K होता है। सो 2K लेमडा अपॉन R। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका ये फॉर्मूला भी देखने को मिल सकता है या फिर ये फॉर्मूला भी आपको देखने को मिल सकता है। सरफेस की टेंशन लेने की बात नहीं है, एट सरफेस करेंगे
तो सिंपली आर को आर पुट कर दो किसी भी फॉर्मूले में, तो ई आ जाएगा 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। और हमें अगर इनसाइड पॉइंट पे करना है, सो इनसाइड पॉइंट इसका थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान रखना। इनसाइड पॉइंट में वायर को बड़ा बनाना पड़ेगा। इस बार मैंने वायर को इतना मोटा बनाया है क्योंकि मुझे पिक्चर दिखानी है आपको। ये वायर है हमारा, और अगर आपको इनसाइड पॉइंट पे, है ना, ये इसकी एक्सिस है और वायर की रेडियस हमने कितना लिया है, कैपिटल आर। अगर हमें इनसाइड पॉइंट पे निकालना है तो जो गशियन सरफेस है वो इसके अंदर लेना पड़ेगा। सो गशियन सरफेस में यहां ले लेती हूँ ग्रीन कलर से, ये मेरा गशियन सरफेस आ जाता है, जिसकी लेंथ मैंने ले ली है एल और इसकी रेडियस मैंने ले ली है आर, और ये मेरा पॉइंट है पी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो इस बार आप चार्ज को क्या करोगे, इस बार हमारे पास क्या करना पड़ेगा, चार्ज को अगर करना पड़ेगा तो चार्ज, ध्यान रखिएगा ये हमारे पास नॉन कंडक्टिंग लाइन चार्ज हमने ली है, सो दैट इसके, अगर ये कंडक्टर होता तो कोई टेंशन नहीं है, कंडक्टर होता तो इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाती, जीरो आ जाती। अगर ये वायर सॉलिड है लेकिन अगर ये कंडक्टर का बना हुआ है तो इसके अंदर आपके पास कितना चला जाएगा, जीरो चार्ज, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पर क्या करना है, इस केस में देखो, इस केस में हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि हमारे इस ग्रीन कलर के सरफेस में कितना चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड हुआ है। तो ये आपको निकालने के लिए सबसे पहले जो ब्लू कलर का सिलेंडर है, राइट, आपके पास सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर का लिया है उसी लेंथ का ब्लू कलर का ले लो। ये मैंने डॉटेड लाइन वाला पार्ट बनाया है ऊपर, और ये मैंने डॉटेड लाइन का पार्ट बनाया है नीचे, मतलब सर्कल दोनों के बेस सेम है। सो ये जो सिलेंडर है ब्लू वाला, इसकी लेंथ भी एल हो गई, इसकी लेंथ भी एल हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लू वाले की रेडियस कैपिटल आर है और ग्रीन वाले की रेडियस स्मॉल आर है। अब मैं आपसे पूछूं कि कितना चार्ज ब्लू वाले सिलेंडर में आ गया है, ब्लू वाले सिलेंडर में आपके पास कितना चार्ज आ गया है। सो ब्लू वाले सिलेंडर के लिए ब्लू वाले सिलेंडर में चार्ज कितना है, लेमडा इंटू एल होगा, कारण लेमडा है यूनिट लेंथ में चार्ज, और ब्लू वाले सिलेंडर की लेंथ कितनी है, एल। तो ये आपके पास मान लीजिए कितना है, क्यू। तो ब्लू वाले सिलेंडर में क्यू चार्ज आपके पास है, और ब्लू वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, ब्लू वाले सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर एल में चार्ज कितना है आपके पास, क्यू। हमें किस में चाहिए, ग्रीन में, ग्रीन का वॉल्यूम कितना है, पाई आर स्क्वायर एल, और उसमें कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर एल मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एल, राइट। सो हमारे पास ये चार्ज आ जाएगा क्यू प्राइम, और इसकी वैल्यू आ रही है क्यू, क्यू की वैल्यू कितनी है, लेमडा एल पाई आर स्क्वायर एल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल, राइट। ये हमारे पास यहाँ पर हो जाता है। सो आपके पास एल से एल कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, और क्यू प्राइम हमारे पास कितना आ रहा है, लेमडा एल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपके पास एनक्लोज चार्ज आ चुका है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर एल हमारे पास पहले से था, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू प्राइम लेमडा एल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सो एल दोनों साइड में कैंसिल आउट हो रहा है हमारे पास, एक आर से इस स्क्वायर की पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये हमारे पास आ रहा है ऊपर लेमडा आर बच रहा है, और नीचे हमारे पास बच रहा है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक तो आपके पास ये फॉर्मूला रहेगा, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ओके। दूसरा फॉर्मूला आपके पास रह सकता है के टर्म में, अगर आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 2 लेमडा आर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए के, ये देखिए 2k लेमडा आर अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की, दिख ही रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसी डायरेक्शन में है, तो वो आर की डायरेक्शन में ही हो जाएगी। तो ध्यान रखना ये डायरेक्शन आर कैप में ही है। सो ये आपके पास था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, हमारे पास यहाँ पर हो जाता है, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि एट आर इज इक्वल टू आर बाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप कौन से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, इनसाइड वाले में, क्योंकि कैपिटल आर क्या है, आउट वायर की रेडियस है, और आर बाई 2 का मतलब आप वायर के अंदर हो। तो इस फॉर्मूले में सिंपली आप क्या करोगे, आर बाई 2 डिस्टेंस पे लेने के लिए 2k लेमडा अपॉन कैपिटल आर तो एज इट इज रहेगा, स्मॉल आर की जगह कितना आ जाएगा, आर बाई 2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वायर के अंदर आधी डिस्टेंस पे, रेडियस के आधी डिस्टेंस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाती है, ओके। क्वेश्चंस हम करेंगे गॉस लॉ पे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज सिर्फ थ्योरी पार्ट ही हो पाया हमारे हमारे पास इस गॉस लॉ का। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।